प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेन जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। आज 15 पूछनी है लेकिन अभी तक लोग आए नहीं है ज्यादा। पहले गाथाएं सुन ले। सुनीता आंटी आप सुना रहे हो पीछे की गाथाएं 38 से आगे। 38 से सुनानी है। आज आप लोगों ने वाईफाई से चला रखा है या नेट चल रहा है आप लोगों का? वाईफाई चल रहा है। हाँ वो वाईफाई जिनके होगा वही चलेगा। नेट आज चल नहीं रहे ना तो वो लोग भी आज प्रॉपर आ नहीं पाएंगे सब लोग। चलिए थोड़ा सा पूछते हैं। बंधविच्छुति देख के आए हैं आप लोग? नहीं? 2 3 रजनी जी आपने देखी है? पूछ लूं फिर जब तक मजा आएगा। चलिए ठीक है सीधी सीधी सुना दीजिए पहले गुणस्थान की। बोलिए रजनी जी आप बोलिए पहले गुणस्थान की। पुंडक संस्थान नपुंसक वेद असंप्राप्त सहपाठ का सहनन एकेंद्रिय जाति स्थावर आतप सूक्ष्म त्रिक सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और नरक गति नरक गत्यान पूर्वी और नरक आयु ये 16 प्रकृतियों की बंधुच्छुति होती है। बढ़िया। दूसरे गुणस्थान की बोले सुनीता आंटी। 4 अनंतानुबंधी 3 निद्रा 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 पछला पछला स्त्यानग्रदी फिर 2 भाग दूसवार और 2 अनादि फिर परिमंडल स्वाति वामन और पूर्वज फिर व्रजनारा सहनन वर्जनारा सहनन नाराज सहनन अर्धनाराज और खीलित। फिर है 4 सिंगल वाली है अप्रशस्व्याय गति स्त्रीवेद नीचगोत और उद्दोत और त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच आयु ऐसे 25 बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरे गुणस्थान की बंधविच्छुति बोले सुधा जी। तीसरे की है अप्रत्याख्यान की 4 क्रोध मान माया लोभ। तीसरे की गुणस्थान तो होती ही नहीं बंधुच्छुति होती ही नहीं है। हाँ तो तीसरे की 0 है ऐसे बोलिए। तीसरे की 0 है 0 है। चौथे की बोल दूं? हाँ चौथे की बोलिए। अप्रत्याख्यान की 4 क्रोध मान माया लोभ ब्रजवशन नाराज सैनन और औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग और मनुष्य गति मनुष्याय और मनुष्य गत्यानुपूर्वी 10 होती है इसके अंदर। बढ़िया। पांचवें गुणस्थान की बंधविच्छुति बोले मनोरमा आंटी। 5वें गुणस्थान की बंधविच्छुति 4 होती है पुरुष में नहीं 5 होती 4 या 5 4 कौन सी हैं?
नहीं, पुरुष वेद और संजुलन की चारों। पांचवे में कहा? संजुलन तो अभी छठे सातवें तक उदय है, हाँ, आठवें। बंध भी है। क्रोध, क्रोध, चलिए रेखा जी बोलिए। कोई बात नहीं। देश विरत में 4 की होती है बंध विच्छुति, प्रत्याख्यानावरण का क्रोध, मान, माया और लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषायों की बंध विच्छित्ति पांचवें गुणस्थान में। छठे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति बोलिए प्रमिला जी। आईएसएस प्रकृति और असाता वेदनीय, अस्थिर, अशुभ, अरति, सुख। बढ़िया, ये 6 प्रकृतियों की छठे गुणस्थान में। सातवें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति बोली चमेली आंटी। देवायु की। देवायु। हाँ, और आठवें गुणस्थान में कितनी बंध विच्छित्ति होती है? संख्या बता दीजिए टोटल। आठवें गुणस्थान में कितनी बंध विच्छित्ति? आठवें गुणस्थान के प्रथम भाग में 2, उसके बाद में छठे भाग में 30 और छठे भाग, आठवें भाग के पहले भाग में 2, उसके आठवें भाग के छठे भाग में 30 और आठवें गुणस्थान के आठवें भाग में 4। आठवें नहीं, सातवें भाग में। आठवें गुणस्थान के सातवें भाग में 4। सातवें भाग। ठीक है, बढ़िया। इसमें कुल 36 कर्म प्रकृति होगा। हाँ, पहले भाग में कौन सी 2 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है? आठवें गुणस्थान के पहले भाग में। रेखा भाभी। नहीं, मेरे को नहीं याद है। नहीं याद नहीं है मेरे को, याद नहीं करी मैंने। चलिए रेखा जी। निद्रा और प्रचला। निद्रा और प्रचला, बढ़िया। आठवें गुणस्थान के छठे भाग में। आज क्या बात है, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं आप दोनों, अर्पणा जी और नीलम भाभी। मैं याद ही कर रही थी, कहाँ गायब हो गए। चलिए, याद है आपको आठवें गुणस्थान की 30? बोलिए क्या कह रहे हैं। मैम पूरी चीज याद नहीं, थोड़ी सी याद है मेरे को। वो 4 याद है सातवें भाग वाली। चलिए वो बोलिए सातवें भाग वाली। जो आठवें गुणस्थान के सातवें भाग में 4 बंध विच्छित्ति है, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। बढ़िया। अब आठवें गुणस्थान के छठे भाग की जो 30 हैं, बोलिए प्रमिला जी। गति, जाति, 4 शरीर, औदारिक, वेक्रिय, तेजस, कारमान। गति कौन सी? देवगति। हाँ, पंचेंद्रिय जाति। हाँ। और औदारिक, वेक्रिय, तेजस, कारमान शरीर। अंगोपांग 2, औदारिक और वेक्रिय। औदारिक और वैक्रिय। आहारक, औदारिक। आहारक, हाँ, आहारक। औदारिक की तो पहले ही हो गई ना, चौथे में। औदारिक होती है, हाँ, देखिए अंगोपांग, इसके बाद निर्माण, फिर निर्माण और देवगत्यानुपूर्वी और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और प्रशस्त विहायो गति और ब्रज ऋषभ नाराज सहनन और अगरु लघु अभ्घात वज्रशब नाराज सहनन नहीं आएगा? वज्रशब नाराज सहनन। समचतुरस संस्थान। हाँ, समचतुरस संस्थान और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अगरु लघु, उद्गार, परघात, उच्छ्वास और नो वो आएगी सिंगल वाली। बादर, त्रस, प्रत्येक, पर्याप्त, सुसर, सुभग, शुभ, स्थिर, आदे और तिथन। ठीक है। सुनीता आंटी बोलिए कौन सी रह गई? देवगत्यानुपूर्वी। अच्छा, देवगत्यानुपूर्वी बोला तो था, गत्यानुपूर्वी।
तीर्थंकर भी बोली, कौन सी रही? तीर्थंकर बोली नहीं, गत्यानुपूर्वी भी बोली थी, गत्यानुपूर्वी बोली थी। कोई बात नहीं, सुनता आंटी आप बोलिए फिर से। अच्छा, गति पंचेंद्रिय ओ देवगति, गति देवगति, जाति पंचेंद्रिय जाति, गति जाति शरीर, वैक्रियक हारक तेजस और कारवान शरीर, अंगोपान वैक्रियक हारक, गति जाति शरीर अंगोपान निर्माण एक, और फिर तीर्थंकर एक, फिर देव गत्यानुपूर्वी, और फिर वो है तीर्थंकर बोल दी देव गत्यानुपूर्वी, फिर समचतुरस संस्थान, फिर हो गई ऐगु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, फिर नो त्रस सुभग शुभ सुस्वर और प्रत्येक बादर स्थिर और आदि, ये 9 हो गई है। ये बोल दी क्या आपने स्पर्श रस गंध वर्ण? हाँ वो बोल स्पर्श रस गंध वर्ण, हाँ ये हो रह गई है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब आगे पीछे बोलते हैं तो हाँ ऐसा वो हो रह जाता है जाता क्रम है। भी। ठीक है, बढ़िया। और किसको याद है ये 30? आप लोग ये पक्का करें तो मैं उदय विच्छित्ति आपको लिखा दूं, लेकिन अभी यही पक्के नहीं है सबको। रेखा अभी करनी है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वह करी नहीं तो छोड़ के रखें, करनी है आपको। बोलिए रजनी जी। 30 तीर्थंकर प्रकृति, निर्माण प्रशस्त गति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस और कारमान शरीर, आहारक अंगोपांग, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, स्पर्श आदि 4, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ऐगुरु लघु आदि 4, ऐगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास और त्रसादि 9, तिरस सुभग सुस्वर शुभ बादर पर्याप्त स्थिर आदि और प्रत्येक। एक रह गई, तिरस सुभग समचतुरस संस्थान, समचतुरस संस्थान रह गई। चलिए बढ़िया है। हाँ रेणु जी आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही थी ये नामकरण के भेद है, लेकिन आप उदय विच्छुत्ति वगैरह जो बोल रहे हो टॉपिक मेरे को मतलब पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या वो पहले पढ़ा था, मैं तो पूछ रही हूँ आज, कोई बात नहीं पूछ ही रही हूँ, बस इतना ही पूछते हैं, आगे अब अपन बढ़ते हैं। बाकी फिर कल मंडे को आगे पूछ लेंगे। ये तो पहले हमने बंध विच्छुत्तियां पढ़ी थी, वो मैं इनसे पूछ रही थी। आज आप वो सुनोगे क्या, द्रव्य संग्रह के श्लोक के घर हो गया वो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, टाइम फिर ज्यादा बचेगा नहीं। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है, गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिधि कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष यानी भाव संवर के भेद इनको जानना चाहिए। इसमें अपनी चर्चा भावनाओं के अनुप्रेक्षा के संबंध में चल रही है, और लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ 3 लोक की रचना का वर्णन चल रहा है। उसमें अपन सुमेरु पर्वत की रचना यहाँ हम देख रहे थे, और सुमेरु पर्वत की रचना कल अपन ने देखी थी कि सुमेरु पर्वत है वो 1 लाख योजन ऊंचा, नींव सहित 1 लाख योजन ऊंचाई वाला है, और उसमें 4 वन है, और प्रत्येक वन में 4-4 अकृत्रिम जिनालय हैं, और कितनी कितनी हाइट पर वो वन है, और किस तरह से वो बना हुआ है, रत्नों का, सोने का, शिखर कैसी है, नींव कैसी है, वो सारी बातें अपन ने देखी थी। कल हम देख रहे थे जो पांडुक वन है सबसे ऊपर 99,000 योजन की ऊंचाई पर, उस पांडुक वन में चारों दिशाओं में एक एक दिशा में एक एक शिला है, 4 दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। तो वो कल थोड़ी सी दिशा गड़बड़ हुई थी, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये पांडुक वन है इस तरह का, समझ लीजिए।
और ये बीच में तो चुलिका का स्थान है। अब 4 दिशाओं में तो 4 जिनालय हैं, ये जिनालय हैं, और जो ये विदिशाएं हैं, ये विदिशाओं में शिलाएं हैं। तो ये है ईशान, ये है आग्नेय, ये नैऋत्य, ये नैऋत्य और ये वायव्य, ये ऐसे 4 दिशाएं हैं। तो कल वो ईशान इधर बता दी थी मैंने, वो गड़बड़ हो गई थी। ये नैऋत्य, ये वायव्य। ईशान दिशा में जो यहाँ है पांडुक शिला, ये है पांडुक शिला यहाँ पर, फिर यहाँ पांडुकंबला, यहाँ रत्नशिला, और यहाँ रत्नकंबला शिला। इस तरह से चारों दिशाओं में 4 शिलाएं। ईशान दिशा में जो पांडुक शिला है वहां भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, फिर इधर पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का, यहाँ ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, और यहाँ पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का। इस तरह से ये जन्माभिषेक होता है। अब ये जो पांडुक शिला है, ये इसकी लंबाई तो है 100 योजन की, इनकी लंबाई है शिलाओं की 100 योजन। जो उत्तर दक्षिण इनकी लंबाई है, इस तरह से ये 100 योजन, और इस तरह से जो इनकी चौड़ाई है वो 50 योजन, और जो मोटाई है इनकी 8 योजन। इस तरह से इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है पांडुक शिलाओं की। ये जो पांडुक शिला है, ये 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन मोटी। 100 योजन लंबी मतलब ये 100 योजन लंबी है, ये 50 योजन चौड़ी है, और जो इसकी मोटाई है डेप्थ, वो 8 योजन है। देखिए यहाँ चित्र इसका इस तरह का बनाया है, जैसे ये ऊपर से तो ऐसी है, और ये 8 योजन की इसकी मोटाई है। इस तरह से अर्धचंद्राकार है। तो ये तो है 100 योजन, ये है 50 योजन, और ये जो मोटाई है, ये मोटाई है 8 योजन। ये चीज ऊपर ऐसे समझना है इसको। ये ऐसे शिला है, नीचे से ऐसे राउंड में है अर्धचंद्राकार। तो ऊपर जो इसकी लंबाई है 100 योजन की, चौड़ाई है 50 योजन की, और नीचे से उसकी मोटाई है वो 8 योजन की। यही नीचे से ऐसे अर्धचंद्राकार है, ऊपर फ्लैट है। तो ऊपर जहाँ फ्लैट है वहां पर वो जन्माभिषेक होता है। और फिर यहाँ पर बीच में सिंहासन है इस तरह से, और दोनों साइड में इंद्रों के भद्रासन है। यहाँ अकृत्रिम अनादि निधन यहाँ बने हुए हैं, और 1008 कलश भी यहाँ रखे हुए हैं। और कितने बड़े बड़े हैं वो, कि 1 योजन का उनका मुख है, 8 योजन का गहराई, बीच में से उनकी गहराई है, 8 योजन ऊंचा, 4 योजन चौड़ा, और 1 योजन उनका मुख। 8 योजन की हाइट है कलश की, और 4 योजन की मोटाई है, और ये जो मुख है उस कलश का, वो 1 योजन का। ऐसे ये कलश वहां 1008 कलश वहां पर रखे हुए हैं, उनसे सभी तीर्थंकरों का जन्माभिषेक वहां पर होता है। तो ये पांडुक शिला भी इसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की है। पांडुकंबला, रक्त और रक्त कंबला, ऐसी 4 विदिशाओं में ये 4 तरह की शिलाएं यहाँ पर होती हैं। और इन शिलाओं के रंग कैसे हैं? जो पांडुक शिला है वो स्वर्ण की, सोने के कलर की है, गोल्डन कलर की है, स्वर्णमय रंग की है। और पांडुकंबला शिला है वो चांदी के समान है, श्वेत वर्ण की है। पांडुक शिला वो स्वर्ण के रंग कलर की है, स्वर्णमयी रंग की है। पांडुकंबला शिला है वो रत्नमय सफेद रंग की है। और रक्त शिला या रत्न शिला दोनों नाम मिलते हैं, रक्त भी मिलता है, रत्न भी मिलता है। तो रक्त शिला है वो लाल रंग की है, तपाए हुआ सोना होता है, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड, तो तपाए हुए स्वर्ण के समान वो लाल रंग की है। और जो रक्त कंबला या रत्न कंबला, दोनों तरह से नाम मिलते हैं, रक्त कंबला या रत्न कंबला, ये जो शिला है
ये भी लोहित मणि के समान, वही थोड़ी रेडिश लिए हुए, लालिमा लिए हुए रंग की है। इस तरह से ये चारों विदिशाओं में 4 शिलाएं हैं। पांडुक शिला है ईशान दिशा में, फिर आग्नेय दिशा में पांडुकंबला, नैऋत्य में रक्तशिला और वायव्य में रक्तकंबला। और क्रमशः इन पे भरत क्षेत्र का पश्चिम विधेय, ऐरावत क्षेत्र और पूर्व विधेय, इन तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इन पर होता है। अब जो बाकी के 4 मेरु हैं, बाकी के 4 मेरु कौन से हैं जो 2.5 द्वीप में? ये तो है सुदर्शन मेरु, फिर विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। ये कहाँ पर हैं बाकी के 4 मेरु? ये 2 मेरु हैं धातकी खंड में और 2 मेरु हैं पुष्करार्ध में। उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी ऊंचाई कैसी है? तो उनकी टोटल ऊंचाई है 84,000 योजन। धरती से लेके ऊपर तक उनकी ऊंचाई है 84,000 योजन। तो उनमें भी भूमि पर तो है भद्रसाल वन, उन 4 वनों में भूमि पर भद्रसाल वन है। देखिए ये भूमि पर भद्रसाल वन, फिर 500 योजन की हाइट पर ये भद्रसाल वन, 500 योजन की हाइट पर चलेंगे, फिर से वो कटनी आएगी, ये नंदन वन। और फिर कितना ऊपर जाना है? 55,500 योजन। वहां सुमेरु पर्वत पे कितना ऊपर गए थे नंदनवन के बाद में? 62,500। और ये विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, इन 4 मेरुओं के लिए 55,500 योजन की हाइट पर ये सौमनस वन। और इस सौमनस वन के बाद में फिर 28,000 योजन की हाइट पर पहुंचेंगे तो ये पांडुक वन, 28,000 योजन की ऊंचाई पर। तो ये बेसिक यहाँ हाइट का डिफरेंस है। भद्रसाल से नंदनवन की हाइट तो उतनी ही है 500 योजन की, लेकिन नंदनवन से सौमनस वन वो है 55,500 योजन ऊंचा, और सौमनस वन से पांडुक वन वो है 28,000 योजन ऊंचा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इनकी टोटल आएगा 84,000 योजन, और 1,000 योजन की नींव है। तो नींव सहित कहेंगे तो चारों मेरु हैं 85,000 योजन की, और नींव के बिना कहते हैं तो 84,000 योजन की हाइट है। और क्या डिफरेंस है? जो हमने देखा था सुमेरु पर्वत में 11,000 योजन तक सीधे गए थे, फिर वो थोड़ा सी तिरछा होता गया था, है ना, नंदनवन के बाद में। इसमें क्या है, नंदनवन तक तो वही सीधा है 500 योजन, नंदनवन के बाद में इसमें 10,000 योजन सीधा है, और 10,000 योजन के बाद में कितने बचेंगे? 45,500। 45,500 योजन तक थोड़ा तिरछा गया है। समझ में आ रहा है? वो सुमेरु का ख्याल में होगा तो ये समझ में आ जाएगा जल्दी से। सुमेरु की कल अपन ने बात की थी, 11,000 योजन तक सुमेरु सीधा गया था, उसके बाद में 62,000 में से कितने बचे? 51,500 तक वो तिरछा गया था। और यहाँ पर 10,000 योजन तक सीधा गया है, और 45,500 योजन तक फिर थोड़ा थोड़ा तिरछा होता गया है। फिर सौमनस वन के बाद में भी सेम है, 10,000 योजन तक सीधा है, और बाकी के 18,000 योजन थोड़ा सा तिरछा होता हुआ गया है। इसमें भी ऐसे हल्का सा तिरछा होता हुआ गया है। इस तरह की ये इसकी रचना है। चूलिका सबकी वही 40 योजन की है, चारों मेरुओं की चूलिका भी 40 योजन की ही है, सेम। और जो इनका भद्रसाल वन का विस्तार है, सुमेरु पर्वत में भद्रसाल वन का विस्तार कितना है? सुमेरु पर्वत में भद्रसाल वन का विस्तार बोलिए रजनी जी। 500 योजन। 500 योजन भद्रसाल वन का विस्तार। ज्योति जी। दीदी दो तरफ तो 250 योजन है, और 2 डायरेक्शन में 22,000। हाँ, कौन से डायरेक्शन में है? 22,000 वो पूरा पश्चिम में आएगा। पूर्व पश्चिम तो 22,000 योजन विस्तार है, और उत्तर दक्षिण 250 योजन। ये
सुमेरु वाले भद्रसाल वन का। सुदर्शन मेरु में जो भद्रसाल वन है उसका विस्तार पूर्व पश्चिम 22,000 योजन, उत्तर दक्षिण 250-250 योजन। ठीक है। और यहाँ पर जो ये वन है, यहाँ पर इस वन का कितना विस्तार है? यहाँ पर है उत्तर दक्षिण तो है 1225 योजन, क्योंकि यहाँ बड़ा है ना धातकी खंड, जम्बू द्वीप से धातकी खंड बड़ा है, उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो धातकी खंड और पुष्करार्ध में ये जो विजय अचल मंदर विद्युन्माली मेरु है, इनमें जो भद्रसाल वन है वो उत्तर दक्षिण तो है 1225 योजन विस्तार वाली, उत्तर दक्षिण इधर उधर। और पूर्व पश्चिम कितना विस्तार है? 1,07,000, यानी मैं लिख देती हूँ आप लोगों को गड़बड़ नहीं हो जाए। पूर्व पश्चिम है 1,07,879। यहाँ मैंने लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये चारों मेरु का जो भद्रसाल वन है उसका पूर्व पश्चिम विस्तार, चारों मेरु के भद्रसाल वन का पूर्व पश्चिम विस्तार इतना है। और उत्तर दक्षिण है 1225 योजन का, ये उत्तर दक्षिण है। इस तरह से ये बाकी के जो 4 मेरु है उसकी भी बहुत कम जानकारी अपन ने मतलब प्राप्त की। बाकी पूरी डिटेल उनकी मिलती है, वो कितना और कम हो रहा है, कितनी दूरी पर, फिर उसकी परिधि कितनी होती है, इतनी डिटेल में, यानी केवल ज्ञान में आया और इतनी डिटेल में आचार्यों ने जाना है और उसको लिखा है। हमको तो ऐसा लगता है कि क्या करना है इसको इतनी, लेकिन सारी बातें हैं। यदि किसी को जिज्ञासा हो और इच्छा होती हो तो उन बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए उसके लिए। बाकी वो पूरी डिटेल वहां पर सब और दी गई है। अब यहाँ पर जो रचना दी गई है, आज क्या कि लोग कम होंगे, नहीं मैं सोची थी आकृत्रिम जिनालय का वर्णन करते अपन, पर मुझे अभी ध्यान आया है लोग ज्वाइन। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को ना ये सिद्ध शिला जो है नक्शे में देख कर भी इसका आधार समझ नहीं आता, आधार क्या है? सिद्ध शिला? अभी सिद्ध हाँ शिला की बात नहीं कर रहे अपन। नहीं, अच्छा हाँ, सिद्ध शिला नहीं थी, ये 5 जो शिलाएं हैं नमन करने वाली, रक्त बला, रक्तौरा, पांडु शिला। हाँ, इनका आधार समझ नहीं आता। आधार मतलब वो तो वहां वन में टिकी भी है ना। नहीं वही तो, जमीन से आधार क्या है? कौन है ऐसे दिखा दिए इनको फोटो में? तो जमीन से टिकी भी ना, वो जो 8 योजन की मोटाई यूं चंद्राकार है ना, तो वो इस तरह से जमीन पे टिकी भी है इस वहां पर। मतलब पांडु शिला के किनारों पर, चूलिका पर, पांडुक वन में, पांडुक वन की, हाँ पांडुक वन में जो विदिशाएं हैं उन विदिशाओं में वो इस तरह से शिला रखी है वहां। नहीं तो ऊंचाई पर कैसे होगा, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऊंचाई पर होगा, ये क्या होगा? ये मेरा वही गड़बड़ हो गया। समझ क्या मतलब भाई, जैसे ये पांडुक वन है, हाँ जी, समझ लीजिए ये पांडुक वन है। हाँ अब जी। इस वन पे ये रख दिया, ये शिला रखी है ऐसे, ये शिला रखी है बस। उसकी विदिशा में ऐसे वो शिला, और वो शिला यूं अर्धचंद्राकार है, नीचे से राउंड में है, लेकिन टिकी भी है उस पे। मतलब चूली का जो 40 योजन की है, हाँ, तो चूली का जहाँ बेस है, जमीन है, वहीं पर होगी वो शिला। चूलिका तो यहाँ है ये। हाँ जी, ठीक ये है। तो चूलिका है। अब चूलिका के बाद भी जगह है कि नहीं चारों तरफ? हाँ है जी। तो वो जो जहाँ जगह है ना, ये कोनों की जगहों में, ये कोना, ये कोना, या कोनों में वो शिलाएं रखी। ठीक है, वो चूली का ऊंची आधार के बीच में वो शिला उसमें रखी है, जो उसकी स्पेस है, हाँ, उसका स्पेस है, उस पे रखी है। ठीक, हाँ, वो बहुत बड़ा है, 494 योजन का क्षेत्र है उसका एक साइड में। तो ऐसा पांडुक वन कोई छोटी जगह नहीं है।
अभी तो अपन ने इतनी सी रचनाएं पढ़ी हैं, वो पूरी मैंने कल भी आपको कहा था, मैंने पूरी बताई नहीं। नंदन वन में वो 9 कूटें अलग हैं, एक बलभद्र कूट अलग है, सौमनस वन में अलग है, देवों के सबके अपने अपने महल, लोकपालों के भवन हैं सौमनस वन में। वो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाती है और अपने को फिर ऐसा लगता है कि क्या करना है, इसलिए फिर इतना नहीं पढ़ते हैं। बाकी रचनाएं इतनी सी ही नहीं है, रचनाएं तो बहुत है वहां पर, बहुत बड़ा वन है, बहुत बड़ी जगह है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है। जैसे भद्रसाल वन है, 5 प्रकार के वन है उस एक वन में ही, अलग अलग जाति के वृक्षों के वन। 22,000 योजन का विस्तार है पूर्व पश्चिम, तो कितना बड़ा वन होगा, 22,000 योजन फैला है, तो वहां क्या होगा, रचनाएं तो होंगी ना, लेकिन वो ज्यादा रचनाएं यहाँ तो दी है जिनवाणी में भी, लेकिन अपने को ज्यादा फिर विस्तार हो जाता है, इसलिए अपन इतना नहीं जाते हैं डिटेल में। चलिए अकृत्रिम जिनालों का फिर मंडे को बताऊंगी मैं। अभी फिर इसके आगे थोड़ा सा जो ये है गजन पर्वत, वो सरल है, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए द्रव्य संग्रह में ये पेज नंबर है 145, 145 नंबर पेज है द्रव्य संग्रह में। यहाँ ये अपन ने पढ़ लिया था, नहीं 144 पेज पे है कि 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन गहरा और प्रारंभ में भूमि तल ऊपर 10,000 योजन गोल विस्तार वाला तथा ऊपर ऊपर 11वें भाग की हानि क्रम से घटते घटते शिखर ऊपर 1,000 योजन के विस्तार वाला आगम कथित अकृत्रिम चैत्यालय। देखिए एक जो शब्द आया है ये 11वें भाग की हानि क्रम से घटते घटते, इसका क्या मतलब होता है कि अगर 1 इंच ऊपर चले तो उसका 11वां भाग वो कम हो जाएगा, 1 अंगुल ऊपर चले तो अंगुल का 11वां भाग कम हो जाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर चले तो उसका 11वां भाग, मतलब इसका मतलब है 11वें भाग की हानि क्रम, यानी इतना 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 वो घटता जा रहा है, तब तो वो जाके फिर घटता है। 11,000 योजन तक सीधा है सुमेरु पर्वत, फिर वो जो कमी आ रही है, वो जो तिरछा जा रहा है, वो कैसे तिरछा जा रहा है कि ऐसे 11वें भाग की कमी, उसको ऐसा बोलते हैं कि 1 योजन ऊपर पहुंचेंगे तो 1 योजन का 11वां भाग 1/11 योजन वो कम हो जाएगा, इस तरह से उसको समझना चाहिए। आगम कथित अकृत्रिम चैत्यालय देव वन, देखिए यहाँ लिखा है आगम कथित अकृत्रिम चैत्यालय, ये तो हम पढ़ते ही हैं कि अकृत्रिम जिनालय हैं। इसके अलावा देव वन, देवों के जहाँ देव आके क्रीड़ाएं करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, देव वन तथा देवों के आवास आदि शास्त्र में कहे हुए अनेक आश्चर्य सहित ये महामेरु नामक पर्वत विदेह के मध्य में है। वह मानो हाथी हो, सुमेरु पर्वत को दी जाती है हाथी की उपमा। ये सुमेरु पर्वत अगर हाथी है, वह मानो हाथी हो, इस प्रकार उस मेरु पर्वत रूपी हाथी में से उत्तर दिशा में 2 दांत के आकार वाले 2 पर्वत निकले हैं। सुमेरु पर्वत बीच में खड़ा है, विदेह क्षेत्र के बीच में, और जैसे हाथी खड़ा हो उसके 2 दांत निकले हों, तो वो सुमेरु पर्वत खड़ा है। और उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा यानी कौन सी साइड होगी, उत्तर दिशा कौन सी साइड होगी, यानी पर्वत बताना है, उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत होगा सुमेरु पर्वत के, बोलिए रेणु जी। तो मुझे ऐसे हाथ उठा लिया। सुमेरु पर्वत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, बोलिए सुनीता आंटी। निषद पर्वत। निषद पर्वत, अब 2 ही तो हैं, आप एक तो ऑप्शन बताएंगे दोनों में से, बोलिए वर्षा भाभी। नील पर्वत।
नील पर्वत, सुमेरु पर्वत के उत्तर में नील पर्वत है। निषद पर्वत तो इधर आ जाएगा ना दक्षिण में। तो सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में 2 दांत के आकार वाले वो 2 पर्वत निकले, मतलब नील पर्वत की तरफ वाले की बात कर रहे हैं। उनका नाम 2 गजदंत है। वे उत्तर भाग में जो नील पर्वत है उसमें जुड़े हुए हैं। उत्तर भाग में नील पर्वत है, उसमें वो पर्वत जुड़े हुए हैं। देखिए ये समझ लीजिए विदेह क्षेत्र है, ये बीच में सुमेरु पर्वत है और ये उत्तर में नील पर्वत है, दक्षिण में निषद पर्वत है। तो यहाँ उत्तर दिशा में ऐसे 2 पर्वत निकले हुए हैं, हाथी दांत के समान, एक इधर से एक इधर से। जो नील पर्वत, ये नील पर्वत है, इस नील पर्वत से जुड़े हुए हैं। एक साइड से सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं और दूसरी साइड से नील पर्वत से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये हाथी है तो उसके 2 दांत निकले हुए हैं, ऐसे ये प्रतीत होती है रचना। सुमेरु पर्वत से किस जगह से जुड़े हुए हैं? सुमेरु पर्वत से नंदनवन तक, यानी सुमेरु पर्वत की जो पर की साइड जो इनकी हाइट है, ये सुमेरु पर्वत खड़ा है यहाँ पर। अब ये पर्वत जुड़े हैं तो थोड़े ऊंचे तो होंगे ना पर्वत। ये सुमेरु पर्वत यहाँ खड़ा है तो वो पर्वत जुड़ेंगे इतनी हाइट से। मेरी फिंगर, ये उंगली दिख रही है यहाँ, मैं छोड़ नहीं सकती इसको। यहाँ से मेरी उंगलियां ही आगे आ रही है, ये जो ये वाली उंगली है ना, ये समझ लीजिए। तो ये यहाँ से ये इतनी हाइट पर ये जुड़ेगा। देखिए जैसे कोई और उपाय नहीं है बस, समझ लीजिए ये इतना यहाँ पर ये वो है, यहाँ तक का नंदनवन है। ये जितनी हाइट अभी दिख रही है ना अपने को, ये इतनी हाइट, ये नंदनवन की हाइट है। इतनी हाइट का इधर से ऊंचाई है इस गजदंत पर्वत की, और नंदनवन के लेवल में होकर जुड़े हुए हैं इधर से। तो इधर से 500 योजन ऊंचे हैं सुमेरु पर्वत की तरफ से, और उधर निषद पर्वत कितना ऊंचा है? निषद पर्वत की हाइट कितनी है? ऑप्शन देती हूँ, 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन। 400 योजन की हाइट है। 100 योजन का हिमवन है, 200 का महाहिमवन, और निषद और नील 400 योजन के। तो इधर से ये जो गजदंत पर्वत है ये 500 योजन ऊंचे हैं सुमेरु की तरफ, क्योंकि सुमेरु से जुड़े हुए हैं नंदनवन से। और नंदनवन की हाइट कितनी है? नंदनवन की हाइट 500 योजन है। तो इधर इन गजदंत पर्वतों की हाइट सुमेरु की तरफ तो है 500 योजन, और फिर उधर जाते जाते इनकी हाइट ऐसे स्लांट होते जाएंगे, थोड़े ढलान में आते जाएंगे, क्योंकि इधर इनकी हाइट कितनी आएगी? 400 योजन। यहाँ नील पर्वत से जुड़े हैं, नील पर्वत की हाइट है 400 योजन। तो सुमेरु की तरफ इन गजदंतों की हाइट है 500 योजन, और नील पर्वत की तरफ इन गजदंतों की हाइट है 400 योजन। इसलिए थोड़ा सा ऐसा ढलाव वाला इनका आकार बनता है। आप लोग देखना, जो मंदिरों में होते हैं गजदंत वाले पंचमेरु होते हैं मंदिरों में, पुराने कहीं यात्राओं में जाते हैं वहां तो होते ही हैं। अपने नए जो बनते हैं वो गजदंत वाले सहित कम बनाते हैं, छोटे छोटे ऐसे ही बना लेते हैं। पर यात्राओं के लिए कहीं बाहर जाएं तो वहां पीतल के बड़े बड़े होते हैं, उसमें गजदंत साथ में जुड़े होते हैं। अपने इधर भी है, लालकोठी के मंदिर में भी है, पार्श्वनाथ चैतालय में भी है बड़े वाले पंचमेरु, तो उनमें ये गजदंत भी बने हुए हैं। तो इस तरफ से ऊंचे होने चाहिए, उस तरफ से थोड़े नीचे होने चाहिए। अभी जिनको बराबर जो शास्त्र पढ़ के उस शास्त्रों के प्रमाण अनुसार बनवाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि वो ऐसे यूं मुड़ाव देके डिजाइन टाइप से बना देते हैं, तो वो बराबर सही नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है पंचमेरु बनाते हैं तो पांचों मेरु बराबर हाइट के बना देते हैं। ज्ञान नहीं होता है लोगों को, बस पंचमेरु विराजमान करने तो बनवा लेते हैं, लेकिन वो पांचों मेरु बराबर हाइट के नहीं होंगे ना। पहला जो सुदर्शन मेरु है बीच वाला वो ऊंचा है, 1 लाख योजन का है, बाकी 84,000 योजन के हैं, तो हाइट में फर्क है। ऐसे ये गजदंत पर्वत भी बनेंगे तो एक साइड से उधर से ऊंचे और उस साइड से नीचे, इस तरह से ये
गजन पर्वत है। अब इसके उत्तर में देखिए, इसके आगे वाली लाइन है, उस 2 गजन पर्वत के मध्य में जो त्रिकोणाकार उत्तम भूमि रूप क्षेत्र है उसका नाम उत्तर कुरु है। इन 2 गजन पर्वतों के बीच में, ये बीच की जगह आ गई, तो ये त्रिकोणाकार मतलब ऐसा हाफ सर्किल जैसा जो एरिया बचा है, इसका नाम है उत्तर कुरु। ये उत्तम भोग भूमि है, ये उत्तर कुरु है और उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र ये है। उत्तम भोग भूमि का मतलब क्या? उत्तम भोग भूमि का मतलब पहले काल जैसी स्थिति, 3 पल्ले की आयु, 3 दिन में आहार, 3 कोस का शरीर, ये सारी जो बातें हैं, कल्पवृक्ष तो है ही सब जगह, ये उत्तम भोग भूमि की स्थान है। आगे देखिए, फिर पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इसके आगे। उसके मध्य में मेरू पर्वत की ईशान दिशा में सीता नदी और नील पर्वत के बीच में परमागम में वर्णित अनादि अकृत्रिम पृथ्वी का एक जम्बू वृक्ष है। यहाँ के अभी पहले इधर की रचना बता रहे हैं, अपन पहले इसके साथ ही दूसरे मेरू वो भी गजन भी देख लेते हैं। यहाँ जो लाइन कही है कि इसकी ईशान दिशा में, या अच्छा पेज पलट गया, ये रहा, उसके मध्य में मेरू पर्वत की ईशान दिशा में, ये उत्तर कुरु भोग भूमि है, ये उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है। और फिर यहाँ से बीच में ये नील पर्वत पर सरोवर कौन सा है? नील पर्वत पर सरोवर कौन सा है? बोली रेखा अभी। निषद पर्वत है ना ऊपर, ऊपर निषद का है, उत्तर दिशा में पर्वत कौन सा है? अभी तो बात चली। नील है ऊपर। हाँ, सरोवर कौन सा है? पद्म, महापद्म, तिगिच। अर्पणा जी, नील पर्वत पर कौन सा सरोवर आएगा? नहीं याद? चमेली आंटी। केसरी। केसरी, पद्म, महापद्म, तिगिच तो यहाँ निषद पर्वत पे आ गया ना, केसरी आएगा नील पर्वत पे। तो ये केसरी सरोवर से नदी कौन सी निकलेगी? नदी कौन सी निकलेगी केसरी सरोवर से? ऐसे क्या है कि मैं पढ़ा दूंगी, मतलब रीडिंग कर दूंगी, फिर मजा नहीं आएगा, आप लोगों को ही मजा नहीं आएगा जब तक साथ में हम जुड़ेंगे नहीं, तो मजा नहीं आएगा। बोलिए समीक्षा, नदी कौन सी निकलेगी? सीता और नरकांता। अभी तो एक बता, नरकांता अभी तो बाद में नहीं, इधर वाली बतानी है। कौन सी निकलेगी? सीता। सीता नदी, ये नदियां तो अपन देख चुके हैं ना, ये केसरी सरोवर से यहाँ सीता नदी निकलेगी और ये पूर्व दिशा की ओर जाएगी। यहाँ पर वही बात, यानी यहाँ जो बताते जा रहे हैं, अगर अपने को रचना ख्याल में है तो कुछ भी कठिन नहीं है, नहीं तो ऐसा लगेगा बोरिंग भी है और क्या लिख दिया समझ में नहीं आएगा। तो वो जो बता रहे हैं ये ऐसा लिख रहे हैं कि आप चित्र बनाते जाओ। क्या लिखा है इन्होंने? उसके मध्य में मेरू पर्वत की ईशान दिशा में सीता नदी और नील पर्वत के बीच में, तो ये मेरू पर्वत की ईशान दिशा, ये मेरू पर्वत है, इसकी ईशान दिशा ये है, और सीता नदी और नील पर्वत के बीच में, तो ये जगह आ गई। यानी जो लिखा है ना इन्होंने, ये बिल्कुल ऐसा है कि ये बोलते जा रहे हैं, आप ड्रॉ करते जाओ इस तरह से। ईशान दिशा में सीता नदी और नील पर्वत के बीच में परमागम में वर्णित अनादि अकृत्रिम पृथ्वी का एक जम्बू वृक्ष है। यहाँ पर जम्बू वृक्ष है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम, इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। ये जो उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है, ये किस जगह है कि सुमेरु पर्वत के साथ में ये जो 2 गजन पर्वत निकले हैं, जो नील पर्वत से जुड़े हैं, उन 2 गजन पर्वतों के कारण ये जो बीच का क्षेत्र हुआ, ये है उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमि। रेणु जी, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, बाहर हूँ मैं, अभी सूरत हूँ, तो मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, बस खाली क्लास अभी समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास में? हाँ ऐसे आ रहा है, लेकिन अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा है, मतलब लर्न नहीं हो रहा है। चलिए, ये
जो 2 गजदंत निकले हैं सुमेरु से, इन 2 गजदंतों के बीच का जो एरिया है ये उत्तर कुरु भोगभूमि है। इस उत्तर कुरु भोगभूमि में सीता नाम की नदी यहाँ बीच में से बह रही है, और इस सीता नदी के ईशान दिशा की तरफ यहाँ पर एक अनादि निधन अकृत्रिम वृक्ष है जिस पर अकृत्रिम जिनालय है। उस वृक्ष का नाम है जम्बू वृक्ष, और इस वृक्ष के नाम के कारण ही इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ गया है। ये वृक्ष कैसा है? ये कोई वनस्पति का एक नहीं है, ये पत्थर का ही, पृथ्वी का एक है। पत्थर मतलब रत्नों का ही बना हुआ है, अनादि निधन अकृत्रिम वृक्ष है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी तो ये गजदंत पर्वत की चर्चा ही साथ में चल रही थी। यहाँ आगे इसी का विशेष विस्तार कर रहे हैं। अपन साथ में ये और देख लेते हैं, जैसे नील पर्वत की तरफ 2 गजदंत निकले हैं, उसी तरह से ये निषद पर्वत की तरफ भी 2 गजदंत पर्वत, यहाँ सुमेरु के नंदन वन से जुड़े हुए 2 गजदंत पर्वत इधर भी निकले हैं। दक्षिण में जो निषद पर्वत है वहां पर भी, तो ये इधर से सुमेरु पर्वत की तरफ से 500 योजन ऊंचे और निषद पर्वत की तरफ से 400 योजन की हाइट वाले, इस तरह से 2 गजदंत हैं। तो जिस तरह से इधर एक क्षेत्र बन गया है, उस तरह से इधर भी दक्षिण तरफ भी क्षेत्र है, उसका नाम है देवकुरु। ये भी उत्तम भोग भूमि है। तो ये चारों गजदंत पर्वत हैं। इन गजदंत पर्वतों की ऊंचाई कितनी है? एक साइड 500 योजन, एक साइड 400 योजन। और इन गजदंत पर्वतों के नाम भी हैं, देखिए 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। ये जो गजदंत पर्वत हैं, इन गजदंत पर्वतों के नाम है गंधमादन। गंधमादन मतलब किधर से शुरू करना है अपने को? ईशान दिशा से। ईशान दिशा में नहीं, ईशान वाला गंधमादन नहीं है, ये है पश्चिम उत्तर लिखा है ना, पश्चिम उत्तर मतलब ये वायव्य दिशा। ये गंधमादन, ये माल्यवान, ये सोमनस, और ये इसके बाद वाला है, इसका नाम है विद्युत प्रभ। ये ईशान दिशा है, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य। ये दिशा वाले का नाम है गंधमादन। ये गजदंत पर्वतों के नाम है। ईशान दिशा वाले का नाम है माल्यवान, आग्नेय दिशा वाले का नाम है सोमनस, और नैऋत्य दिशा वाले गजदंत पर्वत का नाम है विद्युत प्रभ। इस तरह से ये चारों दिशाओं में 4 गजदंत पर्वत हैं। गंधमादन है वो स्वर्ण में है, माल्यवान वैडूर्य मणि में है, सोमनस है वो रजत में है, और विद्युत प्रभ है ये स्वर्ण में है। इस तरह से ये 4 दिशाओं में 4 गजदंत पर्वत हैं। और यहाँ ये चित्र भी दिया है, सुमेरु की तरफ से ये 500 योजन ऊंचे हैं, और इधर नील पर्वत की तरफ 400 योजन की इनकी हाइट है, और इन पर भी ये टूके बनी हुई हैं, कूटे, और 8 कूट इन पर है, और ये अकृत्रिम जिनालय इन पर बना हुआ है। इस तरह से ये यहाँ पर गजदंत पर्वतों की चर्चा अपनी हुई है। शेष चर्चा फिर अपन मंडे को करेंगे। बोलिए अर्पणा जी। अनम्यूट नहीं हुआ। मैम ये जो आपने 35th वाला करा रहे कहा था, इसके थोड़े से नोट्स दे दीजिए ना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा वो, अगर आपके बने हो तो। हाँ, मैंने ये मतलब कुछ अशुचि आश्रय भावना तक के लिखे हैं। मैं सोची थी थोड़ा कंप्लीट हो जाए वहां तक, ये अपने लोक भावना से पहले तक, लेकिन अभी इन दिनों टाइम नहीं मिल रहा, पर जितने हुए उतने डाल दूंगी। वो पढ़ने की कोशिश करी मैम, पर समझ नहीं आ पा रहा, वो नोट से क्लियर हो जाएगा। वो जितने बने उतने मैं डाल दूंगी, फिर उसके आगे जैसे लिख पाऊंगी वैसे। बोलिए विनीता जी। हाँ दीदी, ये लिखा है ना जम्बू वृक्ष नील पर्वत के बीच में। नील पर्वत के बीच में का मतलब नील पर्वत के बीच में नहीं, सीता नदी और नील पर्वत के बीच में उत्तर कुरु क्षेत्र में। उत्तर कुरु क्षेत्र तो ऊपर ही लिख दिया था। हाँ जी, वो तो लिख दिया था। हाँ, उसके मध्य में लिखा है, उसके मध्य में मतलब उत्तर कुरु क्षेत्र के बीच में नील पर्वत और सीता नदी के बीच में। अच्छा अच्छा।
ये नील, ये उत्तर कुरुक्षेत्र है, इसमें ये नील पर्वत और ये सीता नदी इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर। ठीक है। हाँ मुझे यही लगा कि फिर तो जम्बू वृक्ष उसमें होना चाहिए पर्वत पर, वो तो नहीं विदेश क्षेत्र में आएगा देखा जाए तो। हाँ ये जम्बू वृक्ष वैसे विदेश क्षेत्र में कहने में आना चाहिए ना। नहीं, विदेश क्षेत्र में नहीं, उत्तर कुरु में ही है, भोग भूमि में ही है। अच्छा अच्छा, विदेश क्षेत्र तो इधर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, भोग भूमि में ही है। भोग भूमि में कहना है। हाँ बोलिए रेणु जी। मैं वो बोल रही थी कि इसका लिंक भेजिएगा ना, मतलब जो वीडियो आ जाएगा ना तो अच्छे से पिक्चर वगैरह समझ में आएगा। आप वो अब वो क्या, मैं रोज रोज लिंक भेजने का वो मुझे भी एक एक काम भारी पड़ता है, तो आपको चैनल पे डल गए हैं, कल तक के भी शायद पूरे डल गए हैं। तो क्या नाम से है, क्या नाम से आएगा? वो डॉक्टर ज्योति सिटी। आप एक लिंक, अभी जो मैंने पीछे कोई भी लिंक डाली होगी ना, आज मैं डाल दूंगी एक लिंक, उस एक लिंक को खोलेंगे तो वो गोला बना हुआ आएगा, उस पे जे लिखा होगा, उस जे को आप दबाएंगे, वही चैनल का नाम होता है। एक्चुअली क्या ये सब जो ड्राइंग वगैरह है ना, वो देखने से थोड़ा जल्दी समझ में आता है। आप डॉक्टर ज्योति सेठी नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो दिख जाएगा फिर आपको। फिर आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो रोज वो लिंक भेजना, वो एक एक काम हो जाता है ना, फिर उतना एक एक मिनट भी भारी होता है एक एक काम के लिए, इसलिए फिर वो नहीं डालती हूँ। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र।